Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edwards News Analysis. Today is 12th April 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got ready to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Edwards News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ डेटा प्रोटेक्शन बिल इन मॉनसून सेशन. यहाँ पर पार्लियामेंट ने ये कहा है कि जो हमारा जुलाई का पार्लियामेंट सेशन होने वाला है मॉनसून सेशन, वहाँ पर हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, डेटा प्रोटेक्शन बिल. तो इस बिल का पूरा नाम क्या है, पहले आप इसे देख लीजिए. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. ओके, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 टू इन्फोर्स इंडिविजुअल्स प्राइवेसी इन ऑनलाइन स्पेस वॉज रेडी. यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्म किया किसे, सुप्रीम कोर्ट को. सुप्रीम कोर्ट को क्यों इन्फॉर्म किया? एक्चुअली यहाँ पे आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर पिटिशंस फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट्स फाइल हुए हैं डेटा प्रोटेक्शन के ब्रीच से लेकर कि ऑनलाइन जो यहाँ पर जो व्हाट्सएप पॉलिसी है, व्हाट्सएप के अगेंस्ट में भी यहाँ पर क्या पिटीशन फाइल की गई. तो उसी की हियरिंग यहाँ पे चल रही है सुप्रीम कोर्ट में. और यहाँ पे ये चैलेंज किया गया कि व्हाट्सएप जो पॉलिसीज हैं इस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, यूजर्स का डेटा शेयर किया जा रहा है. किसके साथ? फेसबुक ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ यहाँ पे शेयर किया जा रहा है. तो क्या है ये, जो मतलब कि एक तरीके से जो प्राइवेसी है, इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी, उसको यहाँ पे ब्रीच किया जा रहा है. ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर मांग की जा रही थी कि डिजिटल स्फेयर में, मतलब कि डिजिटल पर्सनल स्फेयर में यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग डेटा की, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन बिल की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग लॉ की जरूरत है, जिससे हम जो इंडिविजुअल्स हैं, यूजर्स हैं, वो अपनी जो डेटा है उसको, यूजर्स का जो डेटा उसको यहाँ पे सिक्योर कर सके. तो इसी के चलते इस बिल को यहाँ पर लेकर आया गया है. इसमें ये भी कहा गया ये बिल अगर पास हो जाता है तो ये क्या करेगा, जो करंट हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स विच वॉज नोटिफाइड इन 2011, ये जो हमारा रूल्स है, करंट हमारा जो ये बिल रूल है, उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा. ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर ये बिल पास हो जाता है, Digital Personal Data Protection Bill 2022, if it pass, then it will replace the current information technology reasonable security practice, procedure and sensitive personal data information rule 2011. ओके, जैसे 2011 में नोटिफाई किया गया था, तो ये इस रूल को क्या कर देगा, ये आप सभी को पता है, रिप्लेस कर देगा. ओके, अगर ये पास होता है, इफ इट पास. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी. यहाँ पे क्या है, ये न्यू प्राइवेसी बिल है. अब देखिए, प्राइवेसी आप सभी को पता होगा 2017 में इसे हमारा फंडामेंटल राइट क्या कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया था कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, इंडिविजुअल का पर्सनल राइट है. ओके, ये किस केस के तहत किया था, आप सभी को याद होगा 2017 में पुट्टा स्वामी केस आता है. पुट्टा स्वामी केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए 2017 में इसे हाईलाइट किया था कि इसलिए हमें यहाँ पर जो प्रोटेक्ट राइट टू प्राइवेसी, इसीलिए हम यहाँ पे ये हाईलाइट करें कि हमारी इस टाइम पे क्या है, नीड है, जरूरत है कि जो हमारा ऑनलाइन पर्सनल डेटा है, प्रेइंग आईज है, उसे हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें. ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज अनफेस्ड इंडिया टू होल्ड G20 इवेंट इन लेह. यहाँ पे लेह लद्दाख में क्या किया जा रहा है, G20 की वेरियस समिट हो रही हैं, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है और इसकी वेरियस समिट हो रही हैं एवरी मंथ. अब ये जो नेक्स्ट समिट है उसको ये कहा जा रहा है कि अब इसका जो नेक्स्ट इवेंट होगा G20 का, वो कहाँ होगा, लेह में होगा. अब देखिए, एक तरीके से ये क्या है, लेह लद्दाख, आप सभी को पता है, लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश है ना, ये क्या है, थोड़े डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, यहाँ पे चाइना की इन्वॉल्वमेंट रहती है. इसी के चलते यहाँ पे ये इशू आ रहा कि अगर लेह लद्दाख में ये G20 का इवेंट होता है तो क्या ये पॉसिबल है कि चाइना इस इवेंट में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा. ओके, देखिए, इन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना द गवर्नमेंट प्लान्स टू होल्ड इट्स नेक्स्ट G20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग इन लेह दिस मंथ. तो इसमें एक चाइना को स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाना चाहती है कौन, गवर्नमेंट. इसी के चलते यहाँ पे ये प्लान किया जा रहा है कि G20 का जो नेक्स्ट इंगेजमेंट होगा, नेक्स्ट इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग होगी, वो इसी मंथ में होने वाली है, अप्रैल में ही होने वाली है. इसे यहाँ पे कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेह लद्दाख में किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट इसमें ये भी कहा जाए कि जो हमारी मीटिंग होगी यूथ 20 समिट Y20 विल बी हेल्ड इन अप्रैल 26 इन 28 इन ले. तो अप्रैल 26 और टू 28 ये मीटिंग होगी यूथ 20 समिट. इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, हेल्ड किया जाएगा, लेह लद्दाख में किया जाएगा. इवन ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा. वाइल पाकिस्तान हैज वंस अगेंस्ट ऑब्जेक्टेड द होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स इन इट कॉल्स
illegally occupied Jammu and Kashmir and Ladakh is not an invitee. वो उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज है, ये जो इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो रीजन है, यहाँ पर अगर कोई मीटिंग होती है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है G20 का, तो वो क्या है, वो इन्वाइटी नहीं है, मतलब कि वो इस मीटिंग में क्या करेंगे, इन्वाइट नहीं करेंगे। चाइना ने भी यहाँ पे G20 की जो इंगेजमेंट थी, आप सभी को पता होगा, उसे बॉयकॉट किया था, जो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर होने वाली थी। तो देखिए, चाइना विच बॉयकॉटेड G20 इंगेजमेंट मीटिंग इन अरुणाचल प्रदेश इज अंडरस्टूड टू बी स्टेइंग आउट ऑफ मीटिंग इन ले एंड ऑल्सो अ G20 tourism meeting in Srinagar from May 22 to 24 as they are disputed territories। अब श्रीनगर में यहाँ पे आप सभी को पता है टूरिज्म मीटिंग होने वाली है, लेह लद्दाख में अभी 26 से यूथ मीटिंग होने वाली है Y20। तो अब देखना ये है कि इसमें चाइना और पाकिस्तान क्या इसमें आते हैं सामने या नहीं, आप सभी के यहाँ पे। और नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, टर्की, इंडोनेशिया एंड सऊदी अरेबिया, इन ये क्या इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये एडिटोरियल सेक्शन में ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पार्टीज के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में किस तरीके से डाइवर्जेंट हो रहा है, तो ये इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब बिहेवियर ऑफ आइडियाज ऑफ मार्च। तो इसमें मतलब कि इसमें मतलब हमारे लिए कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए, ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग सेफगार्ड्स। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इस पूरे आर्टिकल में किसकी बात की जा रही है, जो हमारा प्रिमिटिव डिटेंशन होता है। व्हाट इज प्रिमिटिव डिटेंशन, इसके बारे में हम पूरी बात करते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में, जो डिटेंशन की हमारे पास ये पावर है, उसका बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा, मिसयूज किया जा रहा है। हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर की, एक पैरामाउंट प्रोसीजर की जरूरत है, जिससे हमें स्टिक करना होगा और फिर ये जो प्रिमिटिव डिटेंशन है उसको यहाँ पे आगे वो करना होगा। तो देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दैट प्रिमिटिव डिटेंशन लॉ आर colonial legacy and confer arbitrary power on the state is one of the most iteration or perennial threat to a personal liberty such as laws pose। मतलब कि ये जो लॉज हैं, प्रिमिटिव डिटेंशन में यहाँ पे कुछ लॉज हैं, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो कॉलोनियल लेगेसी है उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरीके से आर्बिट्रेरी पावर जो है, स्टेट की आर्बिट्रेरी पावर है, वो क्या करता है, इस पावर को यूज किया जा रहा है किसके अगेंस्ट में, पर्सनल लिबर्टी, इंडिविजुअल्स की जो पर्सनल लिबर्टी है ना, इन लॉज का यूज किया जा रहा है लोगों की जो पर्सनल लिबर्टी उसके अगेंस्ट में। ओके, अब पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज ये प्रिमिटिव डिटेंशन है क्या। इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया। तो देखिए, प्रिमिटिव डिटेंशन को पहले यहाँ पे डिफाइन किया गया सेक्शन 151 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 एज एन एक्टिविटी कंडक्टेड बेस्ड ऑन सस्पिशन दैट द पर्सन इन क्वेश्चन मे हैव कमिटेड सम क्राइम्स। यहाँ पर मतलब किसी पर्सन ने क्राइम किया है, यहाँ पर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ये XYZ पर्सन है, यहाँ पर हमारे ऊपर क्या एक सस्पेंशन है, मतलब कि आप उस पर सिर्फ एक सोच रहे हैं कि हाँ इसने इस बंदे मतलब इस XYZ पर्सन ने क्या किया है, क्राइम किया है। तो उस सस्पिशियस में यहाँ पर उस पर्सन को क्या किया जाता है, डिटेंट किया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है विदाउट एनी वारंट। ओके, आर्टिकल 22 भी हमारा क्या कहता है कि ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन। यहाँ पर आर्टिकल 22 की बात की जाती है, तो ये क्या ग्रांट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की, पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन, उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे डिटेंशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है और दूसरा होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। तो हम यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रहे हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि इज व्हेन अ पर्सन इज हेल्ड इन पुलिस कस्टडी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन दैट दे वुड कंडक्ट अ क्रिमिनल एक्ट और कॉज हार्म इन अ सोसाइटी। मतलब हमने किसी पर्सन को इसलिए कस्टडी में लिया है बिकॉज he could conduct a criminal act or cause harm to society। मतलब वो कुछ ऐसा काम कर सकता है, ऐसा कोई क्रिमिनल एक्ट कर सकता है जिसके कारण यहाँ पे लोगों को या फिर सोसाइटी को क्या हो सकता है, हार्म पहुंच सकता है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे पुलिस क्या करती है, उस पर्सन को यहाँ पे डिटेन कर लेती है, कस्टडी में ले लेती है। ओके, पुलिस के पास यहाँ पे पूरी अथॉरिटी होती है। अगर उन्हें कोई ऐसा सस्पेक्ट मिलता है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, मतलब कि कोई पर्सन ही क्रिमिनल ऑफेंस यहाँ पे कमिट कर सकता है, तो उस केस में पुलिस के पास यहाँ पे पूरी अथॉरिटी होती, फुल अथॉरिटी होती कि वो उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट और अ मजिस्ट्रेट ऑथराइजेशन इन सर्टेन केसेस। ओके, कुछ केसेस में यहाँ पे
मजिस्ट्रेट का जो ऑथराइजेशन होता है और विदाउट वारंट क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर मतलब कि उसको कस्टडी में लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पुनिटिव डिटेंशन की। पुनिटिव डिटेंशन मतलब कि किसी यहाँ पर एबीसी पर्सन है, इसने यहाँ पे कोई क्राइम यहाँ पे कंडक्ट कर दिया, उसने जो क्राइम है वो यहाँ पर कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद क्या किया जाता है, उस पर्सन को यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कस्टडी में लिया जाता है। जैसे एबीसी पर्सन ने यहाँ पर किसी भी पर्सन को यहाँ पे मर्डर कर दिया हो, अब इसका पता चल गया कि इसने इसका मर्डर किया है, तो अब पुलिस जाएगी और इसको यहाँ पे क्या करेगी, उसको अरेस्ट करेगी। ओके, तो देखिए, डिटेंशन एज अ पनिशमेंट फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट अकर्स आफ्टर एन ऑफेंस इज एक्चुअली कमिटेड और एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ दैट क्राइम। तो मतलब यहाँ पर वो जो एक्ट है उसको किया जा चुका है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उस पर्सन को क्या किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। अब हम आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, ये आर्टिकल, ये जो एडिटोरियल है हमारे सामने आया है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हमें सारी चीज़ें जो बेसिक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं चीज़ों को हमारे स्टैटिक पोर्शन से। अब देखिए, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 क्लॉज बी क्या कहता है। अब यहाँ पर फिर बात आती है कि आप किसी पर्सन को यहाँ पे विदाउट एनी वारंट और मजिस्ट्रेट के ऑथराइजेशन के बिना ही क्या कर रहे हैं, उसको अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है, तो ये तो उसके अगेंस्ट में आ रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि स्टेट के पास ये पावर है, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्शंस पुट करता है पर्सन की लिबर्टी पर। मतलब कि ये जहां पर हमें पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी को इंश्योर करना होता है, तो इन दैट केस यहाँ पर हम पर्सन की जो लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी, उस पर क्या लगता है, रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। ये कौन कहता है, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 क्लॉज बी। ओके, आर्टिकल 22 क्लॉज बी 4 की बात करते हैं, तो स्टेट दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर देन 3 months। अब यहाँ पर मतलब कि कोई ऑथराइजेशन नहीं है, यहाँ पे कोई लॉ नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है कि कितने मंथ तक पर्सन को यहाँ पे डिटेन करके मतलब कि जेल में रखा जा सकता है, डिटेन करके रखा जा सकता है, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 3 months था पहले, बट इसको चेंज कर दिया गया है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो जो एडवाइजरी बोर्ड है, बोर्ड थी, उनके ओपिनियन में यहाँ पे 3 से इसको 2 months कर दिया गया। हाउएवर दिस प्रोविजन इज येट नॉट इम्प्लीमेंटेड। इसको यहाँ पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू चेंज तो कर दिया है टाइम पीरियड को, बट स्टिल इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है अभी भी। मतलब कि बहुत सारे जो केसेस देखने को हमें मिलते हैं, यहाँ पर 3 months क्या, उससे भी ज्यादा टाइम पीरियड तक क्या किया जाता है, पर्सन को डिटेन करके रखा जाता है। ओके, अब ये जो आर्टिकल, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसका जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। देखिए, इन प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस कोर्ट एसेंशियली एग्जामिन वेदर प्रोसीजर सेफगार्ड have been adhered to and rarely scrutinize whether the person concerned need to be detained to prevent prejudice to the maintain of public order। अब इसमें कोर्ट को क्या करना होता है। अब जैसे आपने पुलिस ने यहाँ पे किया, किसी भी पर्सन को यहाँ पे क्या किया, डिटेन कर लिया, ठीक है, अभी कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। अब जो कोर्ट होगा, कोई भी XYZ पर्टिकुलर कोर्ट है, आप यहाँ पे एपेक्स कोर्ट की बात कर लें या फिर हमारे जो स्टेट कोर्ट्स हैं, ठीक है, तो इनको अब क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पूरी प्रोसीजिंग होती है, यहाँ पर देखना पड़ता है कि सीरियसली इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये क्राइम किया है, क्या ये क्राइम कमिट कर सकता है या नहीं। तो ये पूरा जो आ जाता है, क्या ये फ्यूचर में मतलब कि सोसाइटी को हार्म पहुंचा सकता है या नहीं, तो ये पूरा जो मुद्दा चला जाता है कहाँ, कोर्ट में जाता है, और उसको स्क्रूटनाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसी तरीके से ये होता है कि कई बार पर्सन को यहाँ पे डिटेन कर लिया जाता है और उसके अगेंस्ट में वारंट भी नहीं निकलता डिटेंशन का, और डिटेंशन पीरियड उसका यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके बाद तक क्या होता है, उसका वारंट यहाँ पे सामने नहीं आता, मजिस्ट्रेट का यहाँ पे ऑथराइजेशन नहीं आता है। ओके, तो इसका बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज हम देखें तो तमिलनाडु में किया जा रहा है इसके, क्योंकि बहुत सारे लॉज अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु टॉप्ड इन द कंट्री 2011 to 21 इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर हम देखें तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, टॉप कर रहा है लोगों को यहाँ पर डिटेन करने में। अब वहां पर अगर हम देखें तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये एक्ट को कवर करता है, इसको बोलते हैं गुंडाज एक्ट। तो इसके तहत यहाँ पे जो देखेंगे, जो स्लम ग्रेबर्स होते हैं, बॉटल ग्रेगर्स, फॉरेस्ट ऑफेंडर, वीडियो पायरेट, सेक्स ऑफेंडर, साइबर क्रिमिनल्स, तो इन सारे पर्सन को क्या किया जाता है, आप क्या कर सकते हैं, इनको डिटेन कर सकते हैं, ये गुंडाज एक्ट के तहत है। यहाँ पर एक केस का भी बताया गया कि एक कोर्ट में क्या हुआ, केस गया और वो पर्सन क्या करता था, यहाँ पे जो चिलीज होती है ना, चिली सीड्स होती हैं, उसको यहाँ पे सोल्ड करता था, बट उस पर्सन को क्या कर लिया गया, जो एज अ
गुंडा, मतलब कि उनको उसको इस पर्सन को डिटेन किया गया ऐसा बताकर कि वो क्या है, एक गुंडा है, वो हमारी सोसाइटी को यहाँ पर क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारे जो केसेस हैं जिसको बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का यहाँ पे मिसयूज किया जा रहा है। इवन इसमें क्योंकि अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये है सस्पेक्ट के बेसिस पर आप किसी पर्सन को डिटेन कर रहे हैं, और यहाँ पर बेल का जो प्रोविजन है, फिनोमिना है, वो भी नहीं है कि आप यहाँ पे क्या कर सके, बेल ले सकें, मतलब कि आपको यहाँ पे बेल मिल जाए। तो देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अलाउड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बट इट डज नॉट रिलीव द गवर्नमेंट ऑफ द नॉर्म्स दैट कर्बिंग crime needs efficient policy and speedy trials and not unfettered powers and discretion। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ओके, अलाउ किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, बट गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही है। हमारा मतलब कि मेन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस ये था इसको लाने का कि जो क्राइम्स उसको हमें क्या करना है, जो क्राइम की नीड है, एफिशिएंसी है, उसकी पुलिसिंग है, स्पीडी ट्रायल्स के लिए हमें क्या करना है, उसको कर्ब करना है, ना कि आप इसका मिसयूज करें। ओके अब देखिए हम प्रिवेंटिव डिटेंशन का नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिपोर्ट के थ्रू जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिटेंशन हो रहे हैं किसके थ्रू, प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू। 2017 से जो है एनसीआरबी यहाँ पे उन्होंने डेटा को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, और ये बताया कि टोटल नंबर आज के टाइम पर 2021 का यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर बताया गया 24,500 पीपल्स को यहाँ पे प्लेस किया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके वो या तो कस्टडी में है या फिर स्टिल वो क्या है, डिटेंड है एट द एंड ऑफ 2021। ओके स्टेट एंड यूटीज की बात करें, तमिलनाडु फॉलोड बाय तेलंगाना, गुजरात रिकॉर्डेड मोस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन इन 2021 अमंग द स्टेट, वाइल जम्मू कश्मीर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सच डिटेंशन इन यूटीज। यूटीज में अगर हम देखें यूनियन टेरिटरी में, तो जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पे टॉप किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या किया जा रहा है, लोगों को डिटेंड किया जा रहा है। और स्टेट की अगर हम बात करते हैं, स्टेट में यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर में आता है तमिलनाडु, उसके बाद यहाँ पर तेलंगाना, देन गुजरात में सबसे ज्यादा क्या हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ है इसके रिलेटिव कौन कौन से लॉज आ जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आ जाता है, मतलब कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसे डिटेंड करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द एनएसए peaked in 2020 at 741. This number dropped to 483 in 2021। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो एनएसए के थ्रू होता है उसमें मतलब 2022 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिटेंशन थे, बट 2021 में ये जो नंबर ऑफ केसेस थे वो थोड़ा कम हुआ है। इसके अंडर में द गुंडा एक्ट आता है, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एनडीपीएस 1985, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग पीआईटी एमपी, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, मेंटेनेंस और सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1980। ओके तो ये सारे एक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों को एज अ यहाँ पर डिटेक्ट मतलब कि उसको डिटेंशन में अरेस्ट कर सकते हैं। ओके इश्यूज क्या क्या है इस एक्ट के साथ हमने यहाँ पे देख लिया। इस एक्ट का बहुत ज्यादा क्या हो रहा, बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा। सबसे बड़ा तो ये इशू है मैनिपुलेशन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस ऑल्सो ऑफन मेक प्रिवेंटिव डिटेंशन टू कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर इन इमर्जिंग कम्युनल क्लैशेस। यहाँ पर जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई कम्युनल क्लैशेस हो रहे हैं या फिर किसी कम्युनिटीज के बीच में यहाँ पे कुछ क्लैश हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर पुलिस होते हैं, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज करती हैं टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को कभी कभी कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज किया जाता है पुलिस के थ्रू। ओके और जिसके थ्रू यही कहा जाता है कि व्हेन इट माइट नॉट ऑलवेज लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर। कभी कभी कुछ क्लैशेस जो होते हैं वो पब्लिक डिसऑर्डर को लीड नहीं करते हैं, बट स्टिल यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का अगर हम व्यू देखें तो जुलाई 2022 में यहाँ पे वेकेशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाइल सेटिंग असाइड द प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर इशूड फॉर अ चेयर स्नैचर इन तेलंगाना ऑब्जर्व दैट दीज पावर्स अकॉर्डेड to state were exceptional and that since they affect the liberty of individual they should be used sparingly। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ये पावर स्टेट के पास है, बट ये क्या एक एक्सेप्शनल पावर है और स्टेट क्या कर रही है, इसका मिसयूज कर रही है, और ये क्या जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जो पर्सन की लिबर्टी, इंडिविजुअल की लिबर्टी है उसको अफेक्ट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे इसको
स्प्रैंगली क्या करना होगा, यूज करना होगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आर्टिकल भी आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है। देखिए, इंडियन टीवी हैशटैग ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे जो इंडियन टीवी है वो क्या कर रही है, हैशटैग का यूज़ कर रही है ऑडियंस को अपने मतलब कि फ्रेगमेंट करने के लिए, तोड़ने के लिए, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। और जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं। एक तरीके टीवी मीडिया है, टीवी मीडिया आप सभी ने देखा, जैसे कि जो हमारे वेरियस टीवी चैनल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। और एक आ जाता है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप सभी को पता होगा, जैसे सोशल मीडिया और जो अदर ऐसे मीडिया जिसके थ्रू हम यहाँ पे पर्टिकुलर जो न्यूज़ है, पर्टिकुलर मैसेज है, किसी के पास यहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, तो इसमें आ जाता है आपका सोशल मीडिया आ जाता है, न्यूज़पेपर आ जाते हैं, रेडियो चैनल्स आ जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे अदर सोशल मीडिया होते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, एक तरीके से कॉम्पिटिशन बता रहे हैं कि इंडियन टीवी अब क्या कर रही है, हैशटैग का यूज़ कर रही है। हैशटैग का यूज़ इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर केस आता है, इसमें जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, आप सभी को पता होगा, जब हमारा फार्म बिल आया था, उसके तहत में यहाँ पे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था इंडिया में। तो अब इस जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसी के तहत हमने यहाँ पे एक स्टार्ट कर दिया, क्या, हैशटैग स्टार्ट कर दिया। फार्मर्स का कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, हैशटैग फार्मर्स, है ना, हैशटैग फार्मर्स लाइफ लिख दी, या फिर कुछ भी लिख दिया। और इसके थ्रू हम क्या करने लगे, हम देखिए टीवी चैनल्स में क्या हो रहा है, उसका डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है, और उस डिबेट एंड डिस्कशन में किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपने, वर्ड जो है उसको यहाँ पे हैशटैग के रूप में आप उसको क्या करने लगे, यूज़ करने लगे। फिर उसको आप कहाँ यूज़ करते हैं, स्पेशली यहाँ पे ट्विटर्स में आपने देखा होगा, ट्विटर्स में कितना ज़्यादा हैशटैग का यूज़ किया जाता है, और लोग उसको रीट्वीट करते हैं, और जो भी ट्वीट करते हैं उसको उस हैशटैग, पर्टिकुलर हैशटैग को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, वो जो न्यूज़ होती है, वो जो पर्टिकुलर मैसेज होता है, बहुत जल्दी वो क्या होता है, स्प्रेड होता है, और लोगों के सामने वो आता है। ओके, तो इसी के चलते यही कहा जा रहा है कि जो इंडियन टीवी है वो क्या कर रही है, हैशटैग का यूज़ कर रही है बहुत से ज़्यादा, ताकि वो ऑडियंस का क्या कर सके, फ्रेगमेंट कर सके, ऑडियंस को अपनी तरफ यहाँ पर लेकर आ सके। तो देखिए, इसमें सिर्फ ज़्यादा आपके लिए कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये हमारे से सिर्फ इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट मूव करते हैं। Now next article is the 17th Lok Sabha is likely to be the most shortest since 1952. 1952 के बाद में ये बताया जा रहा है कि जो अभी 17th लोक सभा है, हमारी जो रिसेंट यहाँ पर लोकसभा चल रही है, ये क्या हमारी शॉर्टेस्ट होगी। आप इस चार्ट में देखेंगे, फर्स्ट लोकसभा में कितनी सिटिंग हुई थी, 677 डेज यहाँ पर क्या हुई थी, सिटिंग हुई थी। और 70th की बात करें यहाँ पे 230, यहाँ पे सिर्फ हम मतलब वर्किंग डेज की बात करें तो जब से ये पूरा आप सभी को पता है पीरियड यहाँ पे 2024 में, अभी एक साल है हमारे पास। ओके, तो 2024 में यहाँ पे न्यू इलेक्शन होंगे, तो हमारी फिर कौन सी आएगी, 18th लोकसभा आएगी। उससे अभी हमारी यहाँ पर 17th एट प्रेजेंट में 17th लोकसभा चल रही है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डेज देखें जहाँ पर वर्किंग डेज रहे हमारे पार्लियामेंट की, लोकसभा की, वो कितने रहे, 230 डेज यहाँ पर सिर्फ सिटिंग हुई है हमारी पार्लियामेंट की। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि the 17th Lok Sabha, which is entering its final year, has functioned for 230 sitting days so far. Of all the Lok Sabha has completed the full 5 years term. The 16th Lok Sabha had lowest number of sitting days, 331। अगर हम सिटिंग डेज की बात करें तो 16th जो लोकसभा थी उसकी 331 डेज सिटिंग थी। ओके, बट 2000 अगर हम 17 लोकसभा की बात करें तो उसमें भी अभी हमारे पास सिर्फ लास्ट ईयर, फाइनल ईयर हमारे पास बचा है, और अब तक हम बात करें टिल डेट यहाँ पर 230 सिटिंग डेज रहे हैं अब तक। ओके, जो एवरेज सिटिंग होनी चाहिए वो 58 डेज यहाँ पे एवरेज सिटिंग यहाँ पे बताई गई है। 1952 के बाद में अब तक की क्या है, शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा है सिंस 1952 में सबसे कम थी, और उसके बाद हम देख रहे हैं 70 जो हमारी अभी प्रेजेंट लोकसभा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसमें पूरा यही बता, अब देखिए जो बजट सेशन भी हमारा हुआ था, ये कब हुआ था, 31 जनवरी 2023 में बजट सेशन यहाँ पे हेल्ड हुआ था, और 6 अप्रैल 2023 तक चलता है। ओके, इसमें भी हमने यहाँ पे देखा कि मार्च 12, इसमें भी बहुत सारे हमें यहाँ पे जो बजट सेशन होता है इसमें बहुत बड़ा डिबेट एंड डिस्कशन होता है उस सेशन में, है ना, उस बिल को लेकर। बट यहाँ पर हमने इस साल के सेशन में ये देखा, जो हमारा लेटेस्ट सेशन था उसमें हमने क्या देखा कि मिनिमम यहाँ पे डिस्कशन हुआ, बजट में यहाँ पे क्या होने लगा, कंटिन्यू जो लिमिटेड यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो एक्टिविटीज थी वो हमें यहाँ पे देखी। रेसेस टाइम देखें अगर बजट सेशन का इस साल कितना रहा है, फरवरी 14 से मार्च 12 तक, तो आप देख सकते हैं एक मंथ का तो यहाँ पर रेसेस ही चलता रहा।
ओके तो यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन कहाँ से होगा? लोकसभा के फंक्शन की बात करें सिर्फ 33% यहाँ पे लोकसभा यहाँ पे फंक्शनिंग हुई है और राज्यसभा के सिर्फ 24%, मतलब सिर्फ 32 आवर्स हम यहाँ पे राज्यसभा ने फंक्शनिंग की है। बजट सेशन की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रप्शन हो रहे थे, कभी अदानी का यहाँ पे इशू आ रहा था, कुछ इसी के चलते यहाँ पे बजट सेशन जो हमारा था उस पर यहाँ पे कोई भी डिबेट और डिस्कशन नहीं हुआ और उसको यहाँ पे एक साथ क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। जो अप्रोप्रिएशन बिल था, एक तरह उसको जो बजट सेशन होता है उस बिल को फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, तो उसे यहाँ पर क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। ओके उस पर कोई भी डिबेट और डिस्कशन नहीं हुआ। और नेक्स्ट इसमें यही कहा जा रहा है कि अगर हम देखें द लेटेस्ट बजट सेशन वॉज 6 शॉर्टेस्ट बजट सेशन सिंस 1952। तो 1952 से अगर हम देखें तो आज तक का सबसे शॉर्टेस्ट बजट सेशन ये रहा है हमारा 17th बजट सेशन। हमने सिर्फ इसमें 16 आवर्स क्या किए, स्पेंड किए हैं अपने हमारे इस बजट सेशन में। ओके 17 लोकसभा में। यहाँ पर बजट सेशन में यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इसमें कोई भी टाइम जो है स्पेंड नहीं किया गया। मोशन ऑफ थैंक्स पर सिर्फ, हाँ मोशन ऑफ थैंक्स जो प्रेसिडेंट यहाँ पे एड्रेस करते हैं वो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट आप कह सकते हैं रहा, 28 आवर्स का रहा है दोनों हाउसेस में। बट अगर हम डिबेट और डिस्कशन की बात करें, क्वेश्चन आवर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सब में यहाँ पे क्या किया गया, कट किया गया, जो ड्यूरेशन है उसको यहाँ पर कट किया गया। ओके तो देखिए ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि जो लोकसभा क्या है, पार्लियामेंट, हमारे जो ये इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसको कैसे इंश्योर कर सकते हैं। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सऊदी अरेबियाज क्वेस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब यहाँ पर देखिए ये आ जाता है सऊदी अरेबिया, यहाँ पर कौन है, ईरान, सीरिया, इराक, टर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, येमेन, ओमान, यूएई। तो ये सारी क्या है, हमारी गल्फ कंट्रीज हैं, आपको इतना पता है। यहाँ पर हमने देखा सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हम पास्ट से अगर हम इसकी हिस्ट्री उठाकर देखते हैं तो इनके बीच में क्या रहा, कन्फ्लिक्ट रहा। कन्फ्लिक्ट क्यों रहा? कन्फ्लिक्ट का जो मेन इशू आप ऐसा कह सकते हैं, जो सऊदी अरेबिया और ईरान, मुस्लिम में यहाँ पे क्या होता है, 2 सेक्ट्स होते हैं, है ना, 2 सेक्ट होते हैं, एक होता है सिया और दूसरा होता है सुन्नी। ठीक है, तो ईरान में कौन है, सिया है, और सऊदी अरेबिया में आप ऐसा कह सकते हैं सुन्नी है। सऊदी अरेबिया यहाँ पर यूएस का बहुत अच्छा अलाई था, मतलब कि हमारे एक तरीके से आप कह सकते हैं यूएस का बहुत अच्छा ही अलाई है। और यूएस इसको यहाँ पर जो डिफेंस सिस्टम है, आप डिफेंस सेक्टर में देखेंगे हर तरह से यहाँ पे क्या करता है, उसको यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ओके ईरान एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, ईरान यूएस का अच्छा अलाई नहीं है ना, तो इसलिए इनके बीच में क्या रहा, हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहा है। और सऊदी अरेबिया, ये दोनों कंट्रीज क्या हैं, हमेशा से कन्फ्लिक्ट में रही हैं। और सऊदी अरेबिया यहाँ पे क्या कंडक्ट करता था, प्रॉक्सी वॉर जो होती हैं, प्रॉक्सी वॉर्स यहाँ पर ईरान के ऊपर यहाँ पर कंडक्ट करता था। प्रॉक्सी वॉर का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी आसपास एरिया में यहाँ पर बॉम्ब का यूज़ करना है, किसी तरीके से जो अदर कंट्रीज के साथ में अगर कन्फ्लिक्ट है तो उसको हेल्प करना। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर में यहाँ पर सऊदी अरेबिया यहाँ पर इंडल्ज था। ओके अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखिए धीरे धीरे पहले क्या था, ये जो गल्फ नेशन है, ये जो आप इस एरिया की बात करते हैं, ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ पर यूएस की इन्वॉल्वमेंट थी। यूएस क्या करता था, एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में यहाँ पर था। बट धीरे धीरे क्या कर रहा है, यूएस अपने आप को यहाँ से हटा रहा है ना, अपने आप को, मतलब हम यहाँ पर देख रहे हैं यूएस क्या कर रहा है, अब जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, अपने आप को वहाँ पर एंगेज करना चाहता है, क्योंकि वहाँ क्या हो रही है, चाइना की जो प्रेजेंस है वो ग्रो हो रही है, और चाइना को यहाँ पे सप्रेस करने के लिए जो यूएस है अपना जो मेन फोकस है, अपनी जो मेन एनर्जी है, पूरी एनर्जी वो कहाँ लगाना चाहता है, इंडो पैसिफिक रीजन में लगाना चाहता है। इसलिए धीरे धीरे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो यूएस की एंगेजमेंट है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर यहाँ पर यूएस काम करता था, अब वो क्या कर रहा है, अपने आप को यहाँ से पुल आउट कर रहा है। और इसी के तहत यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गैप बिल्ड हो रहा है। गैप बिल्ड होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी इमर्जिंग पावर्स है आज के टाइम पे, देख सकते हैं चाइना हो गया, रशिया होगा, उस गैप को क्या कर रहे हैं, फिल करने का काम कर रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया को भी यहाँ पे पता है कि ईरान क्या है, उनका यहाँ पर नेबर है, सीरिया भी यहाँ पे नेबर है, येमेन भी उसका नेबर है। इनके साथ में अगर हम कन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, कोई भी आप ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट में रहने से। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कुछ ही दिनों पहले आप सभी को पता होगा चाइना ने क्या किया, मेडिएट किया है ईरान और सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक टाइज को सुधारने के लिए, है ना। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर अ मेन ड्राइवर ऑफ सऊदी अरेबिया फॉरेन पॉलिसी, Saudi's foreign policy was the kingdom hostility towards Iran. However, last month Saudi Arabia announced a deal after China mediated talks टू नॉर्मलाइज डिप्लोमेटिक टाइज विद ईरान। तो यहाँ पे चाइना ने क्या किया, मीडिएट किया है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच को, कि उनकी जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको क्या कर सकें, हम नॉर्मलाइज कर सकें, और एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है उसको यहाँ पर नॉर्मलाइज किया जाए।
ओके, इसके बाद ही एक रिपोर्ट ऐसी आई है कि रशिया यहाँ पर क्या कर रहा है, रशिया भी यहाँ पर मेडिएट कर रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि रशिया क्या करना चाहता है सीरिया के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे सऊदी अरेबिया इज होल्डिंग टॉक्स विद सीरिया अंडर रशियन मेडिएशन टू नॉर्मलाइज टाइज विद द असद रीन। तो यहाँ पे जो असद रीन है, इस टाइम पर सीरिया में असद रीन है, तो उनके साथ जो रिलेशन है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए रशिया क्या कर रहा है, उसको मेडिएट कर रहा है। येमेन के साथ हम देखें तो येमेन के साथ देखिए सऊदी अरेबिया का यहाँ पे बॉर्डर शेयर होता है, तो सऊदी ओमानी डेलीगेशन इज इन येमेन टू होल्ड टॉक्स विद द ईरान बैक्ड हाउथी रेबल सीकिंग परमानेंट सीज फायर। यहाँ पर परमानेंट सीज फायर की बात की जा रही है कि जो ईरान के थ्रू यहाँ पर कन्फ्लिक्ट में है येमेन, तो उसकी यहाँ पर सऊदी ओमानी डेलीगेशंस हो रहे हैं और टॉक्स हो रही हैं, जिससे हम क्या कर सकें, यहाँ पर जो इस टाइम पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको यहाँ पर हम क्या कर सकें, परमानेंट सीज फायर की बात की जा रही है। ओके, तो धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरेबिया यहाँ पर जो अपने रिलेशंस हैं उनकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, मतलब कि इस रीजन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमारे नेबर्स के साथ पहले क्या करने होंगे, हमारे रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना होगा। अब देखिए इसमें ये कहा है कि ऐसे चेंजेस क्यों आए हैं उसके बारे में बात की जाए तो हमने यहाँ पे देखा कि जो यूएस की जो प्रायोरिटीज हो वो क्या हो रही, शिफ्ट हो रही वेस्ट एशिया से। कहाँ, वेस्ट एशिया से, मतलब ये जो पूरा वेस्ट एशिया से यहाँ पर जो प्रायोरिटीज हैं यूएस की वो चेंज हो रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे गैप बिल्ड हो रहा है। गैप बिल्ड हो रहा है तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी का कंसर्न आ जा रहा है। सिक्योरिटी का जो कंसर्न आ रहा है तो इसी को यहाँ पे फिल करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कंट्रीज है, जो वेस्ट एशिया कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, जो ये सारी गल्फ कंट्रीज हैं, अपने वहां पर जितने भी नेशंस हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि इज सऊदी अरेबिया मूविंग अवे फ्रॉम द यूएस। क्या सऊदी अरेबिया यूएस से दूर जा रहा है? क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया तो बहुत अच्छा अलाई है यूएस का, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, इट इज नॉट। द यूएस विच हैज थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स एंड मिलिट्री एसेट इन द गल्फ इंक्लूडिंग इट्स फिफ्थ फ्लीट। यूएस की यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी मिलिट्री ट्रूप्स है और मिलिट्री एसेट्स हैं गल्फ इंक्लूडिंग में। यहाँ पे जो फिफ्थ फ्लीट है वो यूएस की अभी भी यहाँ पर है, ठीक है। फॉर सऊदी अरेबिया यूएस रिमेन इट्स लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर। सऊदी अरेबिया के लिए यूएस हमेशा, मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर रहेगा। द किंगडम इज ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप एडवांस मिसाइल एंड ड्रोन कैपेबिलिटीज टू काउंटर ईरान्स एज इन दीज एरियाज विद हेल्प फ्रॉम द यूएस एंड अदर। यहाँ पे जो किंगडम क्या कर रहा है, अपने जो एडवांस मिसाइल्स हैं, ड्रोन कैपेबिलिटीज हो, उसको यहाँ पे डेवलप कर रहा है यूएस की हेल्प से, ताकि वो क्या कर सके, ये जो ईरान कभी भी है ना, ईरान मतलब कि इन फ्यूचर कभी भी कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट आता है तो उसको यहाँ पर क्या कर सके, काउंटर कर सके। ओके, बट यहाँ पर धीरे धीरे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो यूएस है वो डीपोलराइज हो रहा है ना। वेस्ट एशिया को यहाँ पर पोस्ट वॉर ऑर्डर रीजन के बाद से यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो रहा है। जो प्रायोरिटीज हैं यूएस की वो धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। अब यूएस को यहाँ पे चाइना को भी सप्रेस करना है, इंडो पैसिफिक रीजन पर भी ध्यान देना है, एक दूसरी तरफ यहाँ पे रशिया भी आ जा रहा है, और नेक्स्ट अगर हम देखें अफगानिस्तान से भी यूएस ने क्या कर लिया, पुल आउट कर लिया। तो मतलब एक तरीके से जो ट्रस्ट होता है ना यूएस के ऊपर से, वो सारे नेशंस का क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए सारी कंट्रीज यहाँ पर अपने जो रिलेशन है वो उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और जो अदर नेशन है उनके साथ जो उनके रिलेशन है उसको यहाँ पर नॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है। जैसे सऊदी अरेबिया के अभी रिलेशन यूएस के साथ है, बट वो धीरे अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब उन्हें यहाँ पर रशिया के साथ भी अपने रिलेशंस देखना है और यहाँ पर चाइना के साथ भी क्या करना है, अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करना है, मेंटेन करना है, उनके साथ एक डिप्लोमेटिक टाइज को स्टैब्लिश करना है। ओके, और इसमें ये कहा, अब देखिए इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर द रीजन मतलब कि इसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है। अगर हम देखिए बात करेंगे सऊदी अरेबिया यहाँ पर क्या चल रहा है, एक बैलेंसिंग ग्लोबल पावर्स में अपने आप को बैलेंस करने का ट्राई कर रहा है रशिया के साथ। जैसे कि इस टाइम पर यूएस कन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसके बीच में, रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे, बट यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने क्या किया है, रिफ्यूज कर दिया है सैंक्शंस को ज्वाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो रशिया है वो किसका मेंबर है, ओपेक प्लस कंट्रीज का है, और यहाँ पर आप सभी को पता होगा सऊदी अरेबिया ने क्या किया, सपोर्ट किया ओपेक प्लस में जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको कट करने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, तो प्राइस को, जो ऑयल का प्राइस है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पर जो कंट्रीज हैं, जो अदर यहाँ पे गल्फ कंट्रीज, यहाँ भी ऑयल है, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन कम कर दिया है ताकि यहाँ पर रशिया और
जो एक ऑयल का प्राइस है वो यहाँ पर मेंटेन रहे। यूएस के साथ अगर हम देखें तो यूएस के साथ भी यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया वो अपनी डील कर रहा है 35 बिलियन बोइंग डील यहाँ पे करिए टू इंगेज इन कंडीशनल टॉक विथ नॉर्मलाइज टाइज विथ इसराइल। इसराइल के साथ यहाँ पर इंगेज हुआ है कि हम उसके साथ क्या कर सकें, जो उनकी टॉक्स है उसको नॉर्मलाइज कर सकें। क्यों? अब देखिए इसराइल के साथ कैसा इशू आ रहा है, इसराइल यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, जो बॉम्बिंग वगैरह है सीरिया में कर रहा है, ठीक है। और सीरिया की बात करिए, वहां पर एक आप सभी को पता है इसराइल यहाँ पे रेड भी करी थी जेरूसलम के अल अक्सा जो यहाँ पे मॉस्क है, वो एक द होलिएस्ट प्लेस है, एक वर्शिप प्लेस है, आप कह सकते हैं जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ, आप सभी को पता है बहुत सारे अटैक्स हुए थे गाजा में भी और लेबनान में भी, इसराइल की यहाँ पे बॉम्बिंग होती रहती। तो इसराइल के साथ यहाँ पे अपने मतलब कि एक तरीके से इम्यूनिटी होती ना, तो इसराइल ऑल्सो कीज बॉम्बिंग सीरिया विद इम्यूनिटी। सीरिया के ऊपर भी इसराइल, आप सभी को देख रहे होंगे बहुत सारे अभी न्यूज़ आ रही थी कि सीरिया के ऊपर कंटिन्यूसली इसराइल क्या करता है, बॉम्बिंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी गल्फ जो नेशन है उनके बीच में रिलेशन को, अभी जो सिचुएशन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्या की जा रही, टॉक्स की जा रही। चाइना के साथ अगर हम देखें तो चाइना के साथ ईरान रिकॉन्सिलिएट डील यहाँ पे ईरान के साथ डील करवाई है, इनहेंसिंग ट्रेड एंड डिफेंस कॉपरेशन। और हम क्या कर रहे हैं, जो ईरान के साथ है हमारे जो डिफेंस और ट्रेड कॉपरेशन है उसको यहाँ पे इनहेंस करने की बात की जा रही। अब देखिए यहाँ पे यूएस अभी भी हम देखेंगे, अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें वर्ल्ड पावर में, तो यूएस के पास अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलिट्री है, इस रीजन में इनकी जो मिलिट्री है उनकी प्रेजेंस है। बट स्टिल यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यूएस की जो अब धीरे धीरे जो पावर है वो क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही हो। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट ये आर्टिकल है, तो आईएमडी प्रेडिक्ट्स नॉर्मल मॉनसून एज अल नीना इफेक्ट लूम्स लार्ज दिस ईयर। तो यहाँ पे अल नीना की जो इफेक्ट्स हैं उसके कारण आईएमडी ने ये, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस साल का जो हमारा मॉनसून होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे स्टूडेंट इन द डार्क ऑन सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन 2024। ये न्यूज़ ऐसी है कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी ने क्या किया, बहुत सारा सिलेबस कट किया है 11th और 12th की क्लास के सिलेबस से, ठीक है। और आप सभी को पता है जितनी भी हमारी इंडिया में स्कूल्स हैं, सीबीएसई स्कूल्स हैं, वो क्या करती हैं, एनसीईआरटी का ही सिलेबस क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। और उतना ही यहाँ पे क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है हमारे स्कूल्स में। इवन उतना भी नहीं पढ़ाया जाता है, इसके लिए हमें अलग से यहाँ पे ट्यूशन्स लगाए जाते हैं। तो पेरेंट्स यहाँ पे क्या है, डायलेमा में है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें तो फुल सिलेबस आता है, सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नीट का एग्जाम हो गया, हमारा यूपीएससी का आप एग्जाम ले सकते हैं। ओके, जितने भी यहाँ पे एंट्रेंस जी का एग्जाम हो गया, क्लैट हो गया, क्यूट हो गया, तो इनमें मतलब कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये सिलेबस के कट होने से। पेरेंट्स इस टाइम पर डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक इमीडिएट क्लियरिटी की ज़रूरत है, ताकि हम क्या कर सकें, फर्दर यहाँ पर फर्दर हम डिसीजन ले सके कि बच्चे को हमें किस तरीके की यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। क्योंकि यहाँ पर हमें डमी स्कूल्स, बच्चों को डमी स्कूल्स अटेंड करवाना पड़ता है और लाखों की कोचिंग्स यहाँ पर लगवानी पड़ती है। बच्चों को पूरा जो सिलेबस है, जो चीज़ें यहाँ पे मिस होती हैं उसको यहाँ पे पूरा उस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन्स और कोचिंग क्लासेस यहाँ पर लगवानी पड़ती हैं। ओके, तो इसी की यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि स्टूडेंट्स इस टाइम पर किस पर डार्क में है, मतलब कि एक अंधेरे में है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 2014 का 24 का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उसका क्या सिलेबस रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही सेशन। ये जो एनालिसिस था कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।